वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। अभी हाल में भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती मनाई गई तब, और जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है तब यह सवाल उठता है कि क्या अंबेडकर जी ने अकेले संविधान का निर्माण किया था क्या? बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं, सोशल मीडिया पर भी ये सवाल तैरता रहता है कि क्या भीमराव अंबेडकर जी संविधान के अकेले निर्माता थे? इस सवाल का उत्तर देने से पहले सबके सामने एक खतरा हो जाता है कि वो अगर कुछ भी ऐसा बोलेगा तो उससे अंबेडकर विरोधी करार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई को कहीं न कहीं किसी न किसी तरफ से आना ही पड़ेगा और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि अंबेडकर के अलावा और कितने लोग भारतीय संविधान के निर्माण में लगे हुए थे और किसकी क्या क्या भूमिका थी। यह भी बताना पड़ेगा कि संविधान निर्माण के अलावा अंबेडकर जी की भारत में कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसे अंबेडकरवादी इग्नोर कर रहे हैं। संविधान सभा में 379 सदस्य थे। वे प्रदेश विधानमंडलों और रियासतों से सीमित मतदाता वर्ग द्वारा निर्वाचित थे। इनमें कई स्वाधीनता सेनानी रहे, मगर संविधान निर्मात्री समिति के 7 सदस्य तो भारत की जंग आज़ादी में शामिल थे ही नहीं, बल्कि कुछ तो बरतानवी सरकार के लाभकारी पदों पर भी विराजमान थे। केवल कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी गांधी जी के साथ थे। हालांकि 1942 के भारत छोड़ो सत्याग्रह से वह दूर ही रहे। उन दिनों डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश वायसराय की मंत्री परिषद में कबीना मंत्री थे। उस वक्त उनकी सरकार सत्याग्रहियों को गोलियों से भून रही थी, जिसमें 24,000 लोग शहीद हुए थे। 80,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। शायद यही कारण है कि उन्नाव के क्रांतिकारी प्रमुख कम्युनिस्ट नेता और शायर मौलाना हसरत मोहानी ने इस संविधान के पारित होने पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू मनाते रहे, मौलाना नहीं माने। आज के मुसलमान भूल गए कि तब मौलाना हसरत मोहानी ने धारा 370 का खुलकर विरोध किया था। एक राष्ट्र में 2 निजाम उन्हें गवारा नहीं था। मोहानी ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा रचा था, जिसे भगत सिंह ने प्रचारित किया। संविधान निर्माण में किस सदस्य की कितनी किरदारी रही, इन सदस्यों की निजी अर्हताएं क्या थीं, संविधान के प्रारूप को गढ़ने में क्या बौद्धिक सहयोग सदस्यों ने किया, ये सब प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। आज भी जस के तस अनुत्तरित ही हैं, लेकिन इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो सिलसिलेवार देखना चाहिए। सर्वप्रथम 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्मात्री समिति बनी, फिर उसे 389 सदस्यों वाले संविधान सभा में पेश करे, जो उसे अंतिम रूप देगी। बुनियादी मसौदे पर विधि परामर्शदाता बेनेगल नरसिम्हा राव ने 1946 में ही काम प्रारंभ कर दिया था। अब आए अंबेडकर द्वारा संविधान निर्माण में किए गए योगदान के परिणाम पर। बेनेगल नरसिम्हा राव परामर्शदाता के नाते 1944 से 1948 तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों की यात्रा कर तमाम संविधानों का अध्ययन कर रहे थे। राव ने 21 फरवरी 1948 को संविधान के प्रारूप को निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को दे दिया था। 29 अगस्त 1947 की बैठक में अंगीकृत प्रस्ताव में कहा गया था कि संविधान परामर्शदाता BN राव द्वारा रचित मसौदे पर विचार कर उसे संविधान सभा संसद में पारित करने हेतु प्रेषित करें। इसके लिए एक आधारभूत दस्तावेज 1944 का था, जिसे स्वतंत्र भारत का संविधान शीर्षक से मानवेंद्र नाथ राय ने कांग्रेस को दिया था। वे रूस की बोल्शेविकी क्रांति में व्लादिमीर लेनिन के साथी थे, मगर जोसेफ स्टालिन से मतभेद के कारण भारत आकर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। MN राय जवाहरलाल नेहरू के अंतरंग मित्रों में थे। चीन के माओ जेडोंग के परामर्शदाता थे। बंगाल के शाक्त विप्र थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अनुयायी थे। सुभाष चंद्र बोस उनके प्रशंसकों में थे। अंतिम प्रारूप संविधान सभा को प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इस संविधान की रचना का श्रेय BN राव को जाता है, न कि मुझको। राव ने ही 1947 में बर्मा का संविधान भी बनाया था। संविधान सभा ने हर धारा तथा अनुच्छेद पर बहस की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून विषय की पढ़ाई करते समय मास्टर ऑफ लॉ के उनके परीक्षक ने लिखा था कि परीक्षार्थी परीक्षक से अधिक जानकार है। फिर वे आगे चलकर वे हमारे राष्ट्रपति बने। अब संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर तथा शेष सदस्यों को भी जान लें। डॉक्टर अंबेडकर दलित और वंचित परिवार के थे, जिन्होंने बड़ौदा महाराज के वजीफे पर लंदन जाकर बैरिस्ट्री पढ़ी।
युगों से शोषित हुए हरिजनों को स्वतंत्र भारत में न्याय दिलाने हेतु प्रायश्चित के तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुरोध पर उन्हें संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सदस्य के रूप में सर अल्लाडी कृष्णास्वामी अय्यर नामित हुए। वे अविभाजित मद्रास राज्य के महाअधिवक्ता रहे। नेरुल आज के आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव पुडरू में एक पुजारी के पुत्र के रूप में 1883 में जन्मे। कृष्णास्वामी को ब्रिटिश सरकार ने दीवान बहादुर के खिताब से नवाजा था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, सर अल्लाडी कृष्णास्वामी का योगदान मुझसे कहीं ज़्यादा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट में जब वकील कृष्णास्वामी बहस शुरू करते थे तो अंग्रेज जज याचना करते थे कि वकील महोदय, इसके पूर्व कि आप अपनी वाग्मिता की धारा प्रवाह में हमें बहा दें, कृपया अपने खास तर्कों से हमें अवगत करा दें। दूसरे सदस्य थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, गुजराती साहित्यकार और हिंदी तथा अंग्रेजी के विद्वान, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील। वह नेहरू कबीना में खाद्य मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्यपाल थे। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक मुंशी जी ने गांधी जी का साथ 1942 में छोड़ दिया था, क्योंकि इनका मानना था कि गृह युद्ध द्वारा ही अखंड हिंदुस्तान सुरक्षित रह सकता है। पाकिस्तान को रोकने का यही तरीका है। अगले सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, जो असम के मुख्यमंत्री रहे, मुस्लिम लीग के नेता थे। पाकिस्तान प्रस्ताव के लिए 1940 में लाहौर सम्मेलन में शरीक हुए, पर वे रहे आज़ाद भारत में। एन माधवराज, जो आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम के निवासी थे। दीवान मिर्जा इस्माइल के बाद मैसूर के दीवान बने। मद्रास में विधि अध्ययन किया। वे तेलुगु भाषी थे। वह हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध करते रहे। टी कृष्णामाचारी भारत के वित्त मंत्री रहे। उनके पिता मद्रास हाईकोर्ट के जज थे। मुद्रा कांड के घोटाले को फिरोज गांधी द्वारा उजागर करने पर उन्होंने नेहरू कबीना छोड़ दिया था। एन गोपाल स्वामी अयंगर कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। मद्रास विश्वविद्यालय में विधि के प्राचार्य थे। 1952-53 में रक्षा मंत्री थे। उद्योगपति देवी प्रसाद खेतान भी सदस्य थे। वे द हेग नीदरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज नियुक्त होकर चले गए। अब ये सारे सदस्य अंबेडकर जी से कतई कमतर नहीं थे। कई मायने में डॉक्टर अंबेडकर को ऊंचा दिखाने की साजिश में इन कानूनी दिग्गजों को नीचा दिखाया जाता रहा है। ऐसा भान होता रहा है कि सारा श्रेय संविधान निर्माण का केवल डॉक्टर अंबेडकर को ही देना था। अर्थात ये विद्वान सदस्य शायद फाइलें लगाने और मेजें झाड़ने के लिए नियुक्त थे। अतः इतिहासकारों को घटिया मिथक तोड़ देना चाहिए। योग्यता का आधार केवल जाति से निर्धारित नहीं होनी चाहिए। आज 70 साल के प्रौढ़ भारत में भ्रांतियां और विकृतियां गवारा नहीं की जा सकती। फिर भी सवाल उठेगा कि संविधान इतना उत्कृष्ट बना तो 7 दशक में 104 बार संशोधन क्यों करना पड़ा। अमेरिका का संविधान 1789 में बना था। 225 सालों में केवल 27 बार संशोधित हुआ। इसलिए जो लोग अपने को अम्बेडकरवादी मानते हैं, उन्हें सिर्फ अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं कहना चाहिए। अम्बेडकर जी को भारत के में रिजर्व बैंक की स्थापना का श्रेय जाता है। आज जो हमारे आपके घरों में बिजली पहुंच रही है, बिजली ग्रिड बनाने का श्रेय जाता है। इतनी छोटी सी चीज़ में उन्हें क्यों संकुचित करना चाहते हैं? आपको खुद तय करना होगा कि आप उनके शुभेच्छु हैं या नहीं, क्योंकि संविधान का सारा श्रेय उन्हें देना एक सच को झूठ बताना होगा। अंबेडकर का देश में बहुत योगदान है। उन सारे योगदान के मार्फत अंबेडकर जी को याद किया जाना चाहिए। यही सच्चे अंबेडकरवादियों का रास्ता होगा। यही अंबेडकर जी को सच्चे श्रद्धांजलि होगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।